हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। आज बेटा मैं आपको सीयूटी के पर्पस से आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़वाने वाली हूँ। देखो यार, सीयूटी का पेपर आप सब दोगे ही दोगे आफ्टर क्लास 12 है ना, तो क्यों ना यार इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी जाए। और ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग है, आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है ना तो वही सेम टू सेम है। बस फ़र्क इतना है कि जो आपके कुछ चैप्टर्स जो एनसीईआरटी से डिलीट हो गए थे वो भी सीयूटी के अंदर आते हैं, है ना। तो ये वाला जो आज का क्लास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्लास 12th वालों के लिए भी हेल्पफुल है जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, और ये बेटा सीयूटी के लिए तो हेल्पफुल है ही है। जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर हूँ साइंस अड्डा 24/7 पे। तो बेटा बिना किसी देरी के आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बेटा बहुत फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। एकदम से ग्राफ कैसा जाता जा रहा है, एकदम से ग्राफ ऐसा जाता जा रहा है, जिसकी वजह से हर चीज में क्या कंपटीशन, बेटा कंपटीशन होता जा रहा है। अभी आप लोग ही देख लो, अभी आप लोग सीयूटी दोगे, नीट का एग्जाम दोगे, कितने सारे एग्जाम दोगे, जिसकी वजह से आपका मतलब आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा ना। इतने लाखों बच्चों में से कंपटीशन है। अभी आप नीट की भी बात करेंगे तो यानी कि 23 लाख में से केवल और केवल बेटा 1 लाख बच्चों को ही क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। केवल 1 लाख लोगों को क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है 23 लाख बच्चों में से। क्यों है इतनी फाइट बेटा, क्यों है? बिकॉज पॉपुलेशन की ग्रोथ होती चली जा रही है ना, और ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है। अब आप देख लो कि जो हमारा इंडिया है बेटा इंडिया बेटा फर्स्ट नंबर पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया इज ऑन फर्स्ट, है ना। चाइना को भी बेटा पीछे छोड़ दिया है इन पॉपुलेशन डेंसिटी। चाइना को भी बेटा इन्होंने पीछे छोड़ दिया है ना। और अगर आप बात करोगे कि सरकार ने बेटा सबसे पहले बहुत स्टार्टिंग में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का स्टार्ट कर दिया था। किसको? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सरकार ने 1951 के अंदर स्टार्ट कर दिया था, तब ये हाल है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करा था एक प्लान टू कंट्रोल पॉपुलेशन, इनिशिएट करा था बेटा प्लान इन 1951 के अंदर। बेटा अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता ना तो ये पॉपुलेशन आज फर्स्ट नंबर पे नहीं होती। वही ना, सरकार स्कीम तो बनाती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। स्कीम कितनी बना ले, इम्प्लीमेंटेशन तो करना ही भूल जाते हैं। तो इतना साल पहले बेटा एक स्कीम बनाई थी, दैट इज नोन एज फैमिली प्लानिंग। किस नाम से? फैमिली प्लानिंग के नाम से, फैमिली प्लानिंग के नाम से। इसमें इन्होंने बताया था कि हम केवल पॉपुलेशन ही ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उनको अवेयर करेंगे कि हाँ यार कम पॉपुलेशन कितनी अच्छी है ना, इंडिया के लिए भी और अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी। दूसरी बात, इनको जितनी भी मदर्स थी जो प्रेग्नेंट होती थी उनकी केयर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी केयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बेटा कंप्लीट केयरिंग बताई थी। उसके साथ कैसे कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है वो भी सारी चीजें उन्होंने बताई थी। यानी कि इस प्लान के अंदर अगर आप लोग बात करोगे, हम आरसीएच की बात करते हैं। किसकी? आरसीएच, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर इन्होंने कंप्लीट चीजें निकाली थी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड हेल्थ, इन्होंने इस स्कीम के अंदर बेटा 1951 की बात करोगे तो सोचो कि उस टाइम के लोग कितने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते थे, है ना। यानी कि उनको लगता था कि सरकार हमारे गंदे के लिए कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनको इस चीज में कोई भी भलाई नहीं दिखाई देती थी। इन्होंने, सरकार ने बेटा थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू चैनल्स और ये सारी की सारी इन्होंने चीजें करवाई, है ना। ये सारी की सारी इन्होंने चीजों का इनिशिएटिव लिया, लेकिन फिर भी कोई इन पर असर नहीं दिखा। 1951 पे अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती तो आज इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक पे तो नहीं होती, है ना, फर्स्ट रैंक पे तो नहीं होती। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर आपकी एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोड्यूस करना फिर बनता ही नहीं ना।
ये क्यों इंट्रोड्यूस करा है कि जो हमारी अब वाली जनरेशन है जो आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगी तो उनको कम से कम बेसिक नॉलेज हो यार, इनको प्लान करने से कितना कुछ सही हो जाता है ना। अगर मानो आप लोगों की रिसोर्सेज ही नहीं है, आप लोगों के पास इनकम ही नहीं है और बच्चे कर लो यार तुम 7 8 10, हाँ, तो कैसे उनको खिलाओगे पिलाओगे, कुछ नहीं करेंगे वो उनकी एजुकेशन भी नहीं कंप्लीट हो पाएगी, यानी कि आप किसी भी 1 या 2 बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ही इस चैप्टर को बेटा आपकी क्लास में इंट्रोड्यूस करा गया है, क्योंकि आगे चल के आप ही फ्यूचर की क्या रिप्रोडक्टिव एज में जाने वाले हो। जब रिप्रोडक्टिव एज में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को फुल इम्प्लीमेंटेशन, फुल अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर बेटा मेंशन क्या करा गया है कि आप लोग फिजिकली फिट किसको बोलते हो। फिजिकली फिट या रिप्रोडक्टिवली हेल्थी पर्सन वो है जो कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में बेटा एकदम फिट है, ठीक है। यानी कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस होनी चाहिए, केवल और केवल एक में नहीं है वो फिट। टू अचीव दिस फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला गया था, प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज उसमें सब के बारे में डिस्कस करी गई थी 1951 के अंदर, ठीक है। इसके बाद बेटा एक चीज और आती है जो आपके एनसीईआरटी मेंशन करती है और यहां से सीयूटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीनोसेंटोसिस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक, सच सच बताओ, अमीनोसेंटोसिस किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ा है ना, आई नो यार, सबने पढ़ा है, ठीक है बेटा। इससे देखो क्वेश्चन आता ही आता है, किससे? अमीनो सेंटेसिस। बेटा अमीनो सेंटेसिस क्या होता है? मानो कि ये मदर का क्या है, यूट्रस है ना, यूट्रस है, इधर से यहाँ प्लासेंटा निकली हुई है और यहां से बेटा क्या नवजात बच्चा या फिर आप उसको क्या बोलोगे, बच्चा कनेक्टेड है और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बेटा यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम लोग बेटा जी क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या बोलते हैं इसको, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो बेटा अमीनोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है कि इंजेक्शन लिया जाता है और सीधा इसको, इंजेक्शन लिया जाता है और सीधा इसको सीधा बेटा ये वाला जो लिक्विड होता है इसको निकाल लिया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है। क्यों? ये चेक करने के लिए कि बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है ना, यानी कि जो कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर वो इस फ्लूइड को देख लेंगे, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर बेटा बच्चे के भी कुछ सेल आ जाएंगे, है ना, इस फ्लूइड के अंदर बेटा मैच होगा ना बच्चे के भी कुछ सेल्स आ जाएंगे और सेल से हम उनको क्रोमोसोम्स को रीड करेंगे तो उनके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि आप बोल सकते हो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थ्रू अमीनोसेंटेसिस we can identify chromosomal और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कौन कौन से बेटा ऑर्डर्स चेक कर लेते थे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सारे हम लोग इससे बच्चा पैदा होने से पहले ही क्या कर लेते थे, चेक कर लेते थे। एडीए की डेफिशिएंसी चेक कर लेते थे, किसकी? एडीए की डेफिशिएंसी चेक कर लेते थे। लेकिन क्या हुआ बेटा कि हम, आपको तो पता है कि इंडिया लोग कितने ज्यादा चतुर हैं, कितना ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, हर चीज का इनके पास जुगाड़ है। इन्होंने क्या करा, जब ये बच्चे के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ते थे तो उसी के साथ क्या करते थे, बच्चे का क्या सेक्स भी देख लेते थे, है ना। जब वो देखो क्रोमोसोम्स को पढ़ रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा ना कि वो XX है या फिर XY है।
जब वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पहचान रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि उसके फ्लूइड के अंदर XX है या XY है। तो वो क्लियरली बता सकते थे कि अगर XX है तो वो कोई फीमेल है और अगर XY है तो कोई क्या है, मेल है। तो बेटा इसका लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसयूज करा और इससे वो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे। क्या करने लगे बेटा, इसी चीज़ से वो लोग सेक्स को डिटर्मिनेशन करने लगे, सेक्स का डिटर्मिनेशन करने लगे। और आप लोगों को तो पता ही है जिसकी वजह से बेटा सेक्स रेशो हमारा खराब हो गया। सेक्स रेशो बेटा जी क्या खराब हो गया, यानी कि फीमेल का पॉपुलेशन कम हो गया एंड मेल का पॉपुलेशन बढ़ गया थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज एमिनियोसेंटेसिस। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने एमिनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया, इलीगल कर दिया। इसी को देखते हुए इसको क्या कर दिया बेटा, बैन, इट इज बैंड, बंद कर दिया इसको और इसको इलीगल कर दिया, कंप्लीटली इलीगल, कंप्लीटली बेटा एमिनियोसेंटेसिस को इन्होंने इलीगल कर दिया। एंड क्योंकि लोग थे तो वो गलत मिसयूज तो करते ही करते थे कि फीमेल को पहचान लेते थे या फिर मेल को पहचान लेते थे, तो इसी वजह से सेक्स रेशो हिल गया, पॉपुलेशन में क्या सेक्स रेशो का पूरा ऊपर नीचे हो गया। तो इसलिए इसको बैन कर दिया और फिर इलीगल कर दिया। तो ये बेटा इससे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमिनियोसेंटेसिस से क्या हम बच्चे के, अगर बच्चे को जॉन्डिस हुआ है तो आप वो चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते। जॉन्डिस कोई भी क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो आपसे से कोई भी बीमारी पूछ सकता है जिससे आपको पूछे कि हाँ हम एमिनियोसेंटेसिस से कौन सी बीमारी चेक कर सकते हैं, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, है ना। यानी कि एमिनियोसेंटेसिस से केवल और केवल हम लोग क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर को ही चेक करते हैं। अगर बच्चे को बुखार है, जॉन्डिस है, कोई भी ऐसी है जो क्रोमोसोमल नहीं है, तो वो हम बच्चे की उससे चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1951 में जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो गई, कैसे हो गई बेटा, अनकंट्रोल्ड, अभी भी तो कैसी अनकंट्रोल्ड हो गई। तो सरकार को क्या लगा, अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो रही है तो लेकिन सरकार के पास बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा जी, लिमिटेड हैं। आप लोग इकोलॉजी के अंदर भी तो पढ़ते हो कि पॉपुलेशन जब भी इंक्रीज होती है वो हमेशा सीधा सीधा इफेक्ट किस पे डालती है, रिसोर्सेज पे। तो जब पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो रही है और हमारे सरकार के पास बेटा रिसोर्सेज नहीं है, देने के लिए नौकरियां नहीं है, बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए कॉलेजेस नहीं है ना, खाने की कमी हो जाएगी और कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि लोग बेटा सड़क पर आ जाएंगे। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। इसी की वजह से बेटा बहुत सारे चीज़ें बनी जो कि प्रेगनेंसी को रोकती है, जो कि बेटा क्या करती है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करती है, प्रेगनेंसी को रोकती है। और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी स्टॉप करती है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर बेटा बनाए गए क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रा मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, एंटी। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, एंटी, किसी भी चीज के अपोजिट जाना। एंड सेप्शन मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, यानी कि एंटी प्रेगनेंसी जितनी भी जो कि प्रेगनेंसी को होने से रोके, हम उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। अब देखो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आइडियल characteristics of contraceptives। अगर हम कोई भी क्या बना रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बना रहे हैं, तो उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लोग उसको यूज क्यों करेंगे, उसके अंदर ऐसे क्या क्या चीजें डालनी चाहिए जिससे कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाए। पहला यार आप सब कुछ बोल सकते हो कि यार वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव को लेने के लिए पानी की, गांव में जाते थे ना, पानी पार करके, नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाना, नहीं बेटा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कोई पास की दुकान तक जाओ या पास की गली तक जाओ तो हर जगह मिलना चाहिए, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए लोग ज्यादा ढूंढ नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि इसको तो वो पहले से ही महत्व नहीं दे रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, तो अब इतनी मेहनत क्यों करेंगे। तो जो इजीली अवेलेबल मिल जाए वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। और जो बेटा क्या हो, एक्सपेंसिव ना हो, यानी कि चीप हो, प्राइस उसका कैसा हो बेटा, चीप हो, वरना लोग क्यों खरीदेंगे, वरना लोग बोलेंगे अरे इतनी महंगी है छोड़ो, इतनी महंगी छोड़ो, इसको बेटा क्या चीप होना पड़ेगा, ताकि आम जनता भी इसको क्या करे, अफोर्ड कर सके। तीसरी बात बेटा, कोइटस को इंटरप्टस नहीं करना चाहिए, है ना, कोइटस को डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार जो कोइटस है बेटा वो लोगों के हार्मोन की वजह से होता है ना, हार्मोन्स की वजह से होता है, और ये एक प्लेजरेबल चीज है, तो लोग नहीं चाहते कि प्लेजर को कोई भी चीज रोके। अगर वो प्लेजर को रोकेंगे तो उसको वो यूज करना क्या बंद कर देंगे। तो बेटा कोइटस में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। चौथी बात, और इसका बेटा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर, नो हार्मफुल इफेक्ट, कोई भी बेटा इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना लोग इसको यूज ही नहीं करेंगे। अगर उनके जेनाइटल पोर्शन पे या कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो उसको यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। किसकी बेटा जी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। अब ये जो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, वो बेटा जी दो टाइप के हैं, दो, एक तो है नेचुरल, एक क्या है बेटा, नेचुरल, दूसरी क्या है, दूसरे होते हैं मैन मेड, मैन मेड, मैन मेड। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करोगे बेटा तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करा तो इसके 100% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। 100% चांसेस किसी के भी नहीं है, ना ही मैनमेड के हैं ना ही नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, बस हम उसकी पॉसिबिलिटीज को रोकते हैं। याद रखें, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बेटा 100% इफेक्ट नहीं होता, नो हैव 100% इफेक्ट, 100% इफेक्ट नहीं होता। नो कॉन्ट्रासेप्टिव हैव 100% इफेक्ट। सिर्फ हम बेटा प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज को होने से रोकते हैं। वी विल ओनली स्टॉप द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज को होने से रोकते हैं। अगर आप यहीं पे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करोगे तो बेटा इसके अंदर पॉसिबिलिटीज को हम रोक रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज के अंदर थोड़ी सी ज्यादा होती है, लिटिल मोर, कि मतलब प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसकी संभावना थोड़ी सी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ज्यादा है। मैनमेड की बात करोगे इसके अंदर प्रेगनेंसी होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है, यानी कि क्या 99% तक बेटा रिड्यूस कर देते हैं किसको, फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटीज को, वो थोड़ा लेस इफेक्टिव है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे, इसके अंदर आप 3 तरीके पढ़ते हो। इसके अंदर बेटा जी आप क्या 3 तरीकों को पढ़ोगे। पहला है लैक्टेशनल एमेनोरिया, पहला है लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस और विड्रॉल। तो बेटा इसके अंदर 3 मेथड्स हैं जो हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर पढ़ते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, कोइटस इंटरप्टस एंड विड्रॉल। इतना बात बेटा सभी को क्लियर है।
मैन मेड के अंदर बेटा हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर कुछ पहले बैरियर मेथड्स हैं, ये भी फर्दर और क्लासिफाइड हो जाते हैं, बैरियर मेथड्स हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस हैं, IUD हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस हैं, OCPs हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, OCPs, और इसके अंदर बेटा क्या है, सर्जरिकल मेथड, या फिर इसके अंदर क्या हम पढ़ते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड, सर्जरिकल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन मेथड, दोनों का मतलब एक ही है, स्टरलाइजेशन मेथड। तो बेटा इनको डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे एक एक करके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, नेचुरल मेथड्स की, किसकी, नेचुरल मेथड्स की। बेटा जी अगर आप लोग नेचुरल मेथड्स की बात करेंगे तो पहला कौन सा मैंने आपको बताया था, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। बेटा इसके अंदर क्या होता है, जब जब कोई भी मदर अपने बच्चे को जन्म देती है ना, जब व्हेन मदर गिव बर्थ तो उनकी बॉडी में बेटा क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रिएट होता है। कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रिएट हो जाता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रिएट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि माँ की बॉडी के अंदर क्या, मिल्क का प्रोडक्शन होने लग जाता है, क्या, मिल्क का प्रोडक्शन होने लग जाता है, मिल्क प्रोडक्शन। जब बेटा मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उनकी बॉडी में बेटा प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप सभी को पता है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन बनता है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यूट्रस की बेटा एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बेटा कभी भी अच्छी तरीके से जो उसको ऑप्टिमम लेवल पर बननी चाहिए ना, वो बन ही नहीं सकती, वो बनती ही नहीं है। जब भी यूट्रस की बेटा एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बनेगी तो बेटा इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, नो इम्प्लांटेशन, नो इम्प्लांटेशन। और ये बेटा कितने महीने तक है, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उनके बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। यानी कि आप बेसिकली बोल सकते हो कि इट इज वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ्स, कि अगर 6 महीने तक जो मदर है वो फिर से प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती है, उनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि उनके यूट्रस की ऐसी एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाती कि उसमें इम्प्लांटेशन हो जाए। और हाँ याद रखो, ये उसी केस में है जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बहुत माँ बेटा पिलाती भी नहीं है, या और ये 6 महीने तक की है, कुछ माँ के 2 या 3 महीने तक ही होता है। तो बेटा कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, और ये 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी के होने की चांसेस को कम कर देती है। सेकेंड है दैट इज कोइटस इंटरप्टस, that is coitus interruptus। एक सेकेंड रुको बेटा, कोइटस इंटरप्टस और मैंने यहाँ पे लिखवाया था, ये विड्रॉल नहीं है, ये एक ही चीज है। यहाँ पे आ जाएगा जो तीसरा वाला था ना, ये क्या हो गया, जो तीसरा वाला था वो था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। जो उसका बेटा तीसरा वाला पार्ट है ना, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मैंने गलती से लिख दिया था बेटा। 3 पार्ट है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, कोइटस इंटरप्टस और पीरियडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेटा किसकी, कोइटस इंटरप्टस की। जब आप कोइटस इंटरप्टस की बेटा जी बात करोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ड्यूरिंग कोइटस जो फीमेल का जो सीमन होता है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी कि मेल हार्मोन को फीमेल की रिप्रोडक्टिव में जाने से रोका जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइटस में क्या आ जाना, इंटरप्टस, यानी कि बीच में दुविधा आ जाना, यानी कि विड्रॉल ऑफ द पीनिस। इसमें क्या आ जाएगा, विड्रॉल ऑफ द पीनिस, विड्रॉल ऑफ द पीनिस
just before ejaculation, just before ejaculation, just before ejaculation। बेटा ejaculation से पहले ही क्या कर देना, कोइटस को इंटरप्टस कर देना। इससे क्या होगा, ना ही मेल हार्मोन फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं बेटा किसकी, थर्ड पार्ट की, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। बेटा जी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की अगर आप लोग बात करोगे, इसमें क्या होता है कि किसी भी फीमेल के मेंस्ट्रुअल डेज हुए, है ना, किसी भी बेटा फीमेल के मानो उसके 1 तारीख से लेके फ्रॉम 1st to 5th तक क्या हुए, उनके मेंस्ट्रुअल डेज हुए, मेंस्ट्रुअल डेज, ठीक है। तो इनकी जब टेस्टिस, इनके जब ओवरी से क्या निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन यानी कि ओवम निकलेगा। वो कौन से डे पे निकलेगा, वो निकलेगा 14th डे पे। हम लोग पढ़ते हैं ना 14th डे पे निकलता है, क्योंकि इस समय LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन क्या हो जाते हैं, एकदम से इनका अमाउंट बढ़ जाता है और ओवरी से एक ओवम का रिलीज होता है ड्यूरिंग द 14th डे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 14th डे से यानी कि 1 हफ्ता यानी कि 14th डे पर है, तो 11 to 17th डे तक फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डेज they do not do coitus। इस समय बेटा कोइटस को इग्नोर करें या कोइटस को ना करें, है ना, क्योंकि इस समय बेटा सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसकी, प्रेगनेंसी होने की, किसकी, प्रेगनेंसी होने की। दैट्स वाई इस इन दिन को हम लोग क्या कि इसमें किसी भी फीमेल को कोइटस नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो 3 मेथड है नेचुरली, जिसमें हम किसी भी मैनमेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रेगनेंसी की होने की पॉसिबिलिटीज को रोकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, जो कि मैनमेड कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है बेटा जी, मैनमेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मैन-मेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बेटा जी मैन मेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम पहले बात करते हैं किसकी, बैरियर मेथड्स की, किसकी, बैरियर मेथड्स की, बैरियर मेथड्स। बेटा बैरियर मतलब क्या होता है कि स्पर्म और ओवम के मिलने के बीच में बैन लगा दिया जाए, कोई मोटी सी क्या दीवार लगा दिया जाए, है ना। बैरियर मेथड में ही तो है, मानो ये स्पर्म है और ये क्या है, ये ओवम है, और इनके बीच में अगर हम कोई मोटी सी दीवार खड़ी कर देंगे तो ये क्या है, दैट इज बैरियर मेथड, दैट इज बैरियर मेथड। हम यानी कि स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं दे रहे हैं, वो हम किस में पढ़ रहे हैं, बैरियर मेथड्स के अंदर पढ़ते हैं। बैरियर मेथड्स बेटा फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। एक है किसका, फिजिकल, इसमें सारे हम लोग किसका पढ़ेंगे, फिजिकल, और दूसरा केमिकल, दूसरा केमिकल मेथड। दूसरा कौन सा हो जाएगा, केमिकल मेथड, और पहला कौन सा हो जाएगा, फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। किसके अंदर, मेल एंड फीमेल, एंड फीमेल के अंदर, ठीक है। अगर आप मेल के अंदर बात करोगे तो हम लोग इसमें क्या, कौन सा फिजिकल मेथड है, दैट इज कॉन्डम्स, दैट इज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स बेटा किसकी, बहुत पतली सी थिन रबर मेड स्ट्रक्चर है, रबर से बेटा बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि पीनिस को कवर कर लेता है। किसको बेटा, पीनस को कवर कर लेता है। किसका बना होता है, लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स का बना होता है। और इसको बेटा एक ही बार यूज कर सकते हैं, दैट इज मतलब कि क्या है, ये नॉन रीयूजेबल, नॉन रीयूजेबल है, नॉन रीयूजेबल।
उसके बाद अगर आप लोग फीमेल की बात करोगे तो फीमेल के भी कॉन्डम्स आते हैं, फीमेल के भी बेटा क्या कॉन्डम्स आते हैं, जो क्या कवर करते हैं, वो कवर करते हैं बेटा सर्विक्स कैनल को कवर करते हैं। किसको? सर्विक्स कैनल को कवर करते हैं। इसके अलावा फीमेल के बेटा क्या आते हैं, वॉल्ट्स आते हैं, वॉल्ट्स डायफ्राम भी आते हैं। जो ये डायफ्राम है, वॉल्ट्स हैं बेटा, ये दोनों कैसे हैं, इनको बार बार फीमेल यूज कर सकते हैं, दैट इज रीयूजेबल है। ये भी बेटा किसको, सर्विक्स को कवर करते हैं। उसके बाद केमिकल्स पे आएंगे बेटा, ये क्या होते हैं, ये कुछ जेलीज होती हैं जो कि स्पर्म को किल करती है, यानी कि स्पर्म को बेटा क्या कर देती है, स्पर्म को किल करने का काम करती है, स्पर्म किलिंग का। इनको बेटा अकेले यूज नहीं करा जाता, दे आर ऑलवेज यूज विद दिस फिजिकल, यानी कि कॉन्डम्स है तो उसके ऊपर ही कुछ जेलीज लगा दिया जाएंगी, वॉल्स है तो उसके ऊपर ही कुछ जेलीज लगा दिया जाएंगी, है ना, स्पर्म किलिंग का काम करती हैं। और ये ऑलवेज यूज विद फिजिकल मेथड्स, ऑलवेज यूज विद फिजिकल मेथड्स। क्लियर? हम हमेशा इसको कैसे, फिजिकल मेथड्स के साथ यूज करेंगे। अगर मैं इनको फोटो दिखाऊं इनकी, ये रे बेटा देखो कॉन्डम्स का फोटो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बना है, और ये फीमेल कॉन्डम्स का फोटो है, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी क्या रोकती हैं, जैसे कि एड्स हो गया, है ना, STD हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को बेटा रोकती हैं। अगर कॉन्डम्स की बात करेंगे तो बेटा ये कवर करती हैं किसको, पेनिस को। रबर लेटेक्स शीट की बनी होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे तो डायफ्राम है, सर्विकल कैप्स है, वॉल्स है बेटा, ये भी रबर की ही बनी होती हैं। These are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix। ये क्या फीमेल के अंदर किसको कवर कर रही है बेटा, फीमेल के सर्विक्स को कवर कर रही है। क्लियर? बैरियर मेथड समझ में आए सभी को? व्हाट इज बैरियर मेथड्स? अब अगली बात करते हैं बेटा किसकी, ओसीपीज की। किसकी बेटा जी, ओसीपीज। ओसीपीज की फुल फॉर्म क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करेंगे बेटा, ये माउथ से लिया जाता है ना, यानी कि माउथ से सटकेंगे, टेकन थ्रू माउथ। दूसरी बात, ये बेटा मेल के लिए नहीं बनी हुई, ओनली फॉर फीमेल्स। ये बेटा फर्दर क्लासिफाइड है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, दैट इज हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल ओसीपीज। कौन कौन से, हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल, यानी कि आप दूसरे सेंस में बोल सकते हो स्टेरॉइडल है, और दूसरी कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल है। 2 टाइप की है, स्टेरॉइडल या फिर इसको हम लोग हार्मोनल भी बोलते हैं, हार्मोनल। दूसरी है कौन सी, नॉन स्टेरॉइडल एंड नॉन हार्मोनल। नॉन स्टेरॉइडल एंड नॉन हार्मोनल ठीक है। अगर आप लोग बेटा जी स्टेरॉइडल की बात करेंगे, ये भी फर्दर 2 में क्लासिफाइड है। एक तो जो मिलकर बनी हुई है प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन से, किससे, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, यानी कि मिक्स कर रखा है, प्रोजेस्टेरॉन है और क्या है इसके अंदर, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। और एक केवल और केवल किसकी, कौन से हार्मोन की बनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की। केवल और केवल किसकी बेटा जी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की। तो बेटा एक बनी है प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की, और दूसरी किसकी बनी हुई है, केवल और केवल प्रोजेस्टेरॉन की। ये बेटा कब ली जाती है, यानी कि किसी भी फीमेल के डेज हैं 1 to 5 तक, कौन से, मेंस्ट्रुअल डेज हैं, उसके तुरंत बाद, यानी कि लास्ट
जिसका लास्ट डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल डेज का है ना, यानी कि 5वें दिन या चौथे दिन तक लगातार खानी पड़ती है। कितने दिन तक बेटा? 21 दिन तक। कितने दिन तक बेटा? 21 डेज तक रोजाना। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फिर रुकना पड़ता है और फिर से खानी पड़ती है। प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है बेटा, ये भी 20 डेज तक खानी पड़ती है। और कब से स्टार्ट करनी पड़ती है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बेटा क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों हार्मोन ही कभी भी यूट्रस को ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं आने देते, ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं आने देते फॉर इम्प्लांटेशन कि इम्प्लांटेशन हो या फिर कोई भी फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, अगर आप भले इसकी बात करोगे नॉन हार्मोनल स्टेरॉइडल के, तो इसके अंदर बेटा एक ही आती है। इसके अंदर बेटा कौन सी आती है? इसके अंदर केवल और केवल एक ही आती है, दैट इज सहेली। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से बेटा हमेशा सीयूटी के अंदर क्वेश्चन बनता है सहेली नॉन स्टेरॉइडल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसकी बात करोगे बेटा जी किसकी? सहेली की। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये बेटा इंडिया में ही बनाई गई थी। किसने बनाई थी इसको? इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने बनाया था। देखो मैं बता भी देती हूँ आपको, कहाँ गया। सहेली के बारे में नहीं लिखा क्या? चलो, इसको बेटा इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने बनाया था। इंडियन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने बनाया था। ठीक है, और बेटा इसको वीक में केवल और केवल एक ही बार लेना पड़ता है, ओनली वंस इन अ वीक, टेकन ओनली वंस इन अ वीक। इसके बेटा अगर आप हार्मफुल इफेक्ट की बात करो तो इसके बहुत कम हार्मफुल इफेक्ट है, इनके ज्यादा है, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर बेटा क्या हार्मोनल लेवल को हिला के रख रहा है। इसके अंदर कोई हार्मोन है ही नहीं। इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर होता है, ये बेटा नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, कि सहेली के अंदर होता क्या है। इसके अंदर होता है बेटा सेंट्राक्रोमेन। क्या होता है? सेंट्रोक्रोमेन या फिर ऑक्सोमिलोटेन, सेंट्राक्रोमेटिन। ये बेटा क्या करता है? ये कुछ ओवम के ऊपर क्या लगे होते हैं? एंटीजन्स लगे होते हैं, जो कि स्पर्म को अंदर ही नहीं आने देते। यानी कि कुछ आप एंटीजन वाला हिसाब किताब है इसका, इसके अंदर कोई भी हॉर्मोन्स का यूज नहीं होता है। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? सेकेंड चीज की, दैट इज IUD, यानी कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। कौन कौन से बेटा? इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, IUD। ठीक है, ये बेटा आपको फर्दर क्लासिफाइड होंगे 3 के अंदर। पहली बात तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि यूट्रस के अंदर बेटा इनको फिट करा जाता है। किसके अंदर बेटा? इनको यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर बेटा फिटेड करा जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। इसमें से जो पहला है वो है नॉन सर्जरिकल, जिसमें सर्जरी की जरूरत करना पड़ता ही नहीं है, नॉन सर्जरिकल। इसमें बेटा आपको एग्जाम्पल याद करने, नॉन सर्जरिकल में आता है लिपीज लूप। क्या आता है बेटा जी? लिपीज लूप। ये बेटा स्पर्म अगर कोई भी यूट्रस के अंदर आता है तो उसको किल कर देता है, यानी कि स्पर्मिसाइडल है। क्या है बेटा? ये स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्म को ही किल कर डालता है, स्पर्मिसाइडल। ठीक है, दूसरा बात करते हैं किसकी? जिसमें हम कॉपर रिलीजिंग है। कौन से है बेटा? कॉपर, जो कॉपर को रिलीज करते हैं, कॉपर रिलीजिंग IUD। इन IUD के अंदर बेटा ये सारे के सारे कॉपर को रिलीज करते हैं, जैसे कि कॉपर टी हो गया।
आपको जो याद रखना है वो मल्टी लोड 375 याद रखना है, मल्टी लोड 375, क्योंकि इसको भूल जाते हैं, कॉपर टी याद रखते हैं, है ना। मल्टी लोड 375 किसी को याद नहीं रहता है कि मल्टी लोड 375 भी बेटा कॉपर को रिलीज करता है, और बेटा कॉपर क्या करता है बेटा, डिक्रीज कर देता है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म, ऑफ स्पर्म। क्लियर? तीसरे आ जाते हैं बेटा सर्जरिकल, सर्जरिकल, सर्जरिकल इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ोगे बेटा? अभी देखो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रहा, इसका बेटा एग्जांपल आ जाता है LNG-20, LNG-20, या फिर इसको हार्मोन रिलीजिंग IUD भी बोलते हैं। ये बेटा यूट्रस के अंदर बेटा ऐसे फिट हो जाते हैं, ये रहा, और ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, LNG-20, प्रोजेस्टेरोन। ये भी किसका एग्जांपल है, हार्मोन रिलीजिंग IUD का ही एग्जांपल है। किसका? हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है, इसके अंदर हार्मोन को सीक्रिएट करा जाता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया या फिर LNG-20, एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन या LNG-20। ठीक है, आप इनके डायग्राम्स देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस हैं, जो कि कहाँ, एक तो है नॉन मेडिकेटेड, जो मैंने भी आपको बताया, जिसके अंदर क्या आता है, लिपीज लूप आ जाता है, नॉन मेडिकेटेड IUD, लिपीज लूप बेटा ये बैरियर की तरह काम करता है। दूसरा आ जाता है कॉपर रिलीजिंग IUD, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ये बेटा कॉपर को रिलीज करते हैं, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी को बेटा डिक्रीज कर देता है, और बेटा क्या, फैगोसाइटोसिस करता है, यानी कि स्पर्म को खा भी जाता है यूट्रस के अंदर। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग IUD है, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बेटा क्या करते हैं, कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे कि क्या, जिससे कि कभी भी यूट्रस का एनवायरनमेंट इम्प्लांटेशन के लिए बन ही नहीं पाता है। क्लियर है बात? अब बेटा अगली चीज पे आ जाते हैं, वो है केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये मैंने करवा दिया, प्रोजेस्टेरोन है एंड ये सहेली, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसका अगला है बेटा इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। ठीक है बेटा, कुछ आउटसाइडर इंजेक्शंस भी होते हैं जो लेते हैं लोग, और इम्प्लांट्स, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन आल्सो इन द कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन यूजेस इंजेक्शंस, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, नॉन हार्मोनल और हार्मोनल वाला, ये वही है। इससे बेटा क्वेश्चन आता है, इससे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं बेटा? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में लेने हैं, नॉर्मली नहीं लेने होते हैं, और अब तो इनके फिल्म स्टार बताओ ऐड देते हैं। इसके बेटा सबसे ज़्यादा बेटा इसके ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। इतने किसी के भी साइड इफेक्ट्स नहीं है जितना इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये पूरी बॉडी के अंदर बेटा हार्मोन्स के लेवल को ऊपर नीचे करे रखते हैं। जो इनको ले लेता है उनको ऐसा भी नहीं होता कि उनके अगले महीने क्या पता पीरियड्स मिस हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उनके स्टमक पेन, इवन फीवर तक आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसको बेटा 72 आवर्स के अंदर लेना होता है आफ्टर कोइटस। ठीक है, ये कब लेते हैं? तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, कोई रेप विक्टिम है, या मतलब ऐसी गंदी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन है भाई, ठीक है, उसमें प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का बेटा कॉम्बिनेशन होता है। हाईली बेटा हार्मोन लेवल पर छेड़खानी करते हैं लोग। नेक्स्ट है बेटा कौन सा? सर्जरिकल मेथड्स। बेटा ये वो मेथड्स होते हैं, इनको हम लोग दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, इनको दूसरे नाम से हम लोग क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन, ये लिखा स्टरलाइजेशन मेथड्स। ये बेटा वो मेथड्स हैं जो कि परमानेंटली फीमेल को या फिर मेल को अनफर्टाइल बना देते हैं। जैसे कि किसी कपल के 2 बच्चे हो गए, उन्हें और बच्चे नहीं करने, तो वो सर्जरिकल मेथड्स पे चले जाते हैं। किन्हीं लोगों को कोई बीमारी है तो वो भी सर्जरिकल मेथड्स पे चले जाते हैं, जो नहीं चाहते भाई फर्टाइल रहना। ठीक है, ये दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है एंड फीमेल के लिए भी है। ठीक है, अगर आप बेटा इसको मेल की बात करोगे तो मेल के अंदर इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेस्टिस से जो ट्यूब जा रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंसिया बोलते हैं।
वासा डिफरेंसिया को बेटा कट करते हैं और उसको कट करेंगे, उसको टाइड अप करके बांध देते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्पर्म कभी भी आगे तक पहुंच ही नहीं पाता है। और स्पर्म अगर टेस्टिस रिलीज भी करते हैं तो स्पर्म वहीं पे किल हो जाता है, क्योंकि उनकी भी कुछ डेज की लाइफ होती है ना, वहीं पे अपने आप मर जाते हैं। मेल के अंदर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेसिक्टोमी। कौन से पार्ट को कट कर रहे हैं बेटा, वासा डिफरेंसिया को कट कर रहे हैं, याद रखेंगे किसको कट कर रहे हैं, वासा डिफरेंसिया को। अगली बात करेंगे किसकी बेटा जी, ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी बेटा जी फीमेल के अंदर होती है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर होती है। इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको टाइड आउट करके बांध देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कभी भी ओवरी से कोई भी ओवम यूट्रस के अंदर नहीं आता है ना, क्योंकि यहीं पे अगर हम लोग इसको बांध देंगे तो जो ओवम आ रहा है वो कभी भी यूट्रस के अंदर आएगा ही नहीं, और क्या होगा, कभी भी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। और ये दोनों ही मेथड कैसे हैं बेटा, इरिवर्सिबल मेथड है, इरिवर्सिबल। इनको फिर से बेटा रिवर्स नहीं करा जा सकता। अगर किसी के एक बार हो गए तो वो लाइफ टाइम के लिए कैसे हैं, अनफर्टाइल कपल्स हैं। कैसे हैं बेटा जी, अनफर्टाइल कपल्स हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है, जल्दी से बताओ। बेटा हमारा जो साइंस अड्डा 24/7 है, ये क्लास 11th की भी प्रिपरेशन करवाता है, क्लास 12th की भी प्रिपरेशन करवाता है, और इवन CUT की भी प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो क्लास 11th में है वो 12th की यहाँ से नहीं पढ़ सकते, जो 12th में है वो CUT में नहीं पढ़ सकते, हर जगह से वो पढ़ सकते हैं, हर पेपर के लिए। ठीक है, बहुत बच्चे पूछते थे वाला सवाल, तो मैं बता रही थी सबको। और बेटा अगर किसी को चीज़ें अपनी पूरी तरीके से कंप्लीट करनी हो तो बेटा वो हमारे चैनल पर भी जा सकता है ना। रुको मैं आप सबको दिखा देती हूँ। बेटा YouTube पर जाओगे, उसमें हमारा चैनल सर्च करोगे, दैट इज साइंस अड्डा 24/7, दैट इज साइंस अड्डा 247। तो बेटा इस पे मेरी अभी लाइव वाले में जाओगे, इसमें लाइव वाले में, इसमें मेरी अभी भी क्लास पड़ी हुई है। कहाँ गई, ये रही, ये वाली क्लास, ये वाली जो क्लास है बेटा, ये इसमें पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा रखा है। जिसके भी कुछ आखिरी दिन बचे हैं अभी भी क्लास 12th में, तो बेटा यहाँ से कवर कर सकता है। ये आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर 11,000 तक कुछ व्यूज हैं, तो वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हो। उसी के साथ बेटा आपकी फिजिक्स की भी कंप्लीट मैराथन है, यानी कि फिजिक्स भी आप लोग जब कंप्लीट कर सकते हो उनके साथ, और उसके साथ बेटा आपकी मैथ्स की भी एक कंप्लीट आपको पूरी की पूरी NCERT मिली हुई है। तो जिसको भी कम टाइम लग रहा है वो बेटा यहाँ से जाके फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कौन सा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेटा ये बहुत टाइम पहले तक इंडिया के अंदर बैन होती थी क्योंकि लोग इसका गलत मिसयूज कर रहे थे। मैंने आपको बताया था फीमेल फोर्टिसाइड को मारने के लिए, लेकिन लोगों को लगा यार इसको कहीं ना कहीं के लिए इसको परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, किसी को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या माँ की जान को खतरा है, तो यार ये जरूरी बनती है ना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर माँ ही जिंदा नहीं रहेगी तो क्या ही फायदा होगा। तो बेटा इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में, बहुत ज़्यादा इसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ के साथ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को लीगल करा गया। अगर कोई इसको करवा भी रहा है तो उसको अब प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन, और वो सरकारी वेबसाइट पे जाता है कि हाँ क्यों करवा रहे हैं, मम्मी पापा क्यों है, क्या दिक्कत है, विद फुल प्रूफ। ऐसे कोई नहीं करवा सकता, यानी कि इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और नॉर्मल भाषा में इसको अबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा लीगल रिस्ट्रिक्शन है देयर ओनली टू रिड्यूस फीमेल फोर्टिसाइड। इसका बेटा लीगल रिस्ट्रिक्शंस थी क्योंकि फीमेल को फोर्टिसाइड को मार दिया जाता था। अब लेकिन इसके बेटा 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, कितना, 3 महीने का होता है, 3 मंथ्स का। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करोगे वो कितने महीने का होता है बेटा, 6 मंथ्स का। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करोगे वो होता है 9 मंथ्स का।
तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गेस्टेशन पीरियड भी बोलेंगे। तो बेटा ये वाला जो मेथड है दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कैसा सेफ रहता है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि माँ की जान को खतरा है, सेफ रहता है। आगे आगे देखो, लेकिन इसमें नहीं लिखा, मैं बता देती हूँ। लेकिन अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में करता है, कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में करता है, तो ये थोड़ा सा बेटा रिस्की हो जाता है, रिस्की माँ की जान के लिए भी, बच्चे की जान के लिए भी। और इस समय बेटा 2 प्रैक्टिशनर डॉक्टर मौजूद होना जरूरी है, ये ऐसा लॉ बोलता है। 2 प्रैक्टिशनर डॉक्टर अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाए तो 2 डॉक्टर का होना जरूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेटा 1 डॉक्टर से भी काम चल जाता है, 1 डॉक्टर से भी काम चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, जहां से क्वेश्चन बनता है। इससे भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस किस किस से होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो कि फैलती हैं ओनली ड्यूरिंग सेक्स, ये सिर्फ सेक्स से ही फैलती है, ड्यूरिंग कोइटस से ही फैलती है। ऐसा कोई फर्दर उनका क्या इन्फेक्शियस नहीं है। अगर किसी को एड्स हो रहा है और मैं उसके पास खड़ी हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी एड्स हो जाएगा। जब तक हमारा ब्लड्स का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, जब तक हमारे सीमेन का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, जब तक कोई ऐसा सलाई लिक्विड चीज़ का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, तब तक ये बीमारी नहीं इन्फेक्ट करती। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसको अब आपकी बुक में STI भी बोलने लगे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, और इसको बेटा दूसरा नाम क्या है इसका? वेनरियल डिजीजेज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, दोनों का मतलब एक ही है। वेनरियल डिसीजेज बोल लो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोल लो। एग्जाम्पल बेटा गोनोरिया, स्पाइसिस, जेनाइटिकल हर्पीज, क्लैमडामाइसिस, जेनाइटिकल वार्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। अगर आप हेपेटाइटिस बी की बात करोगे, जेनेटिकल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, इनका कोई तोड़ नहीं है, मतलब कि ये क्योरेबल नहीं है। पूछी जाती है कि इसमें से कौन सी डिजीज क्योरेबल है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक छांटना पड़ेगा। इसमें से कौन सी डिजीज नॉन क्योरेबल है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको एक छांटना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV बेटा कैसी हैं? नॉन क्योरेबल है। बाकी सब ठीक हो सकती हैं, ये कैसे? नॉन क्योरेबल। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV। क्वेश्चन बेटा बहुत बार आए इससे। सिम्टम्स बेटा इनके क्या क्या है? इनके सिम्टम्स की बात करोगे, पहली बात तो कोई बताता ही नहीं है ना, कोई बताता ही नहीं है, सबको शर्म लगती है, अरे मैं बताऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे बेटा, लेकिन ये बहुत गलत बात है। और सीधा आपको किसी को भी नहीं बताना, तो प्लीज़ सीधा जाके, कोई भी XYZ है तो वो प्लीज़ जाके डॉक्टर को कंसल्ट करे, क्योंकि वही इसकी बेहतर नॉलेज दे सकते हैं। सिम्टम्स क्या है यार? जेनाइटल पार्ट्स पे क्या होगा? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन होना, स्वेलिंग तक होता है और जेनाइटल रीजन के अंदर। STD रिमेन असिम्प्टोमेटिक इन फीमेल एंड रिमेन अनडिटैच्ड फॉर लॉन्ग। बेटा फीमेल के अंदर क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट नियर होता है सर्विक्स के और नियर होता है वजाइना में, तो उनके इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी से फैल जाते हैं और वो कोई भी सिम्टम नहीं दिखाते। फीमेल्स को पता ही नहीं लगेगा अगर उनको हुआ भी तो, इसलिए फीमेल लॉन्ग टाइम तक उनको पता ही नहीं चलता, अनडिटैच्ड रहती है। इन द लेटर स्टेजेस, जब वो बेटा बहुत ज़्यादा स्टेज पे बढ़ जाती है तब पता चलता है। इट लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लामेशन, पेल्विक यानी कि लोअर एब्डोमेन वाला रीजन। ठीक है, अबॉर्शन तक करवाना पड़ता रहता है फीमेल को, बेटा इनफर्टिलिटी हो जाती है और बेटा कैंसर तक हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। इनका प्रिवेंशन क्या है बेटा? अननोन पार्टनर के साथ नहीं सेक्स करना, अवॉइड करना। बेटा आप नहीं जानते ना किसी का क्या बैकग्राउंड है, नहीं जानते किसी को क्या पता एड्स हो रखा, वो जानबूझ के तुम्हें ही फैला रहा हो, नहीं जानते हम लोग। कोई भी XYZ पर्सनैलिटी है, कुछ भी कर सकती है, तो प्लीज अननोन के साथ नहीं करना चाहिए। कर भी रहे हो तो बेटा कॉन्डम्स हमेशा यूज करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है, आपको लगता है आपको किसी से भी कंसल्ट नहीं करना, ना ही अपने दोस्तों से, ना ही अपनी बहन से, ना ही अपने भाई से, ना ही मम्मी पापा से, तो खैर तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। किसको? आपको सबसे पहले बेटा जी डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसका कंप्लीट डायग्नोस्ट करना है, क्योंकि आगे चल के बेटा बहुत बड़ी बीमारी के अंदर तब्दील हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बेटा एक वो कंडीशन है जिसके अंदर कोई 2 मैरिड कपल हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनकी शादी को बेटा 2 साल हो चुके हैं,
है ना। आपकी एनसीईआरटी बोलती है किसी को अगर वो 2 साल तक कोइटस कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव और उनके तब भी बच्चे नहीं हो रहे तो हम लोग उन कपल्स को इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। द कपल अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेल। और ये बेटा कितने साल तक, ये ईयर पूछा गया है कि कितने साल तक आप लोग मानते हो बेटा, 2 ईयर्स तक। रीजन बेटा कुछ भी हो सकता है, फिजिकली फिट नहीं है, कोई बीमारी है ना। दूसरा डिजीजेज है, भाई नशाबाजी करते हैं तो भी उनके स्पर्म अच्छे नहीं बनेंगे, ना ही उनके ओवम अच्छे बनेंगे। और कोई मानसिक रूप से, इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इम्यूनोलॉजिकल है, ये सारे ही मेथड्स कैसे हैं, उनकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है। अब बेटा इनका मेथड्स क्या है इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करने का, और ये सारे ही मेथड्स बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। किसका? बायोटेक का बेटा जी यूज करते हैं। ठीक है, पहला है आपको इनसे बेटा बहुत सारे आपको फुल फॉर्म्स देखी जा सकती हैं कि 1 नंबर में एमसीक्यू आ गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। क्या है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी के अंदर बेटा सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर, गिफ्ट, जिफ्ट, IUI। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर कोई मेल है या कोई हस्बैंड है, उनके स्पर्म अच्छे नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो उसको आउटसाइड द एनवायरनमेंट यानी कि लैब के अंदर उसको अच्छे से ग्रो करवाया जाता है, अच्छे से उनकी ग्रोथ करवाया जाता है, उनको नरिशमेंट दिया जाता है, उनकी स्पर्म की फर्टिलिटी को इंक्रीज करा जाता है। अगर ऐसे ही कोई फीमेल है जो ओवम तो बनाती है लेकिन उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उनको बाहर से फर्टिलाइज करके डाल देते हैं। अगर कोई फीमेल है जिसके अंदर ओवम ही नहीं बन रहे तो बाहर से किसी डोनर से ओवम लेके डाल देते हैं। यही सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। पहला है गिफ्ट, इसके अंदर बेटा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्राफैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सा गैमेट्स का करेंगे? ओवम, और ओवम तो पहले से ये स्पर्म का ट्रांसफर करेंगे। जाइगोट यानी कि बाहर लेबोरेटरी के अंदर स्पर्म और ओवम को फ्यूज करवाएंगे, जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट को फिर फैलोपियन ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है कौन सा? IUC यानी कि इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन, यानी कि किसी के हस्बैंड की अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, तो उनकी क्वालिटी को, स्पर्म की क्वालिटी, फर्टिलिटी काउंटिंग को बढ़ाकर बाहर आउटसाइड नॉर्मल चीज़ों, आउटसाइड यानी कि लैब के अंदर करके उसको फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। बेटा यहां से बहुत सारे इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर कुछ नहीं होता बेटा, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं ना। गैमेट्स के अंदर बेटा गैमेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी के अंदर बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है। अगर फीमेल के अंदर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? सीमेन को, उसके अंदर क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बेटा हस्बैंड इसमें फिट नहीं है तो किसी डोनर से लेकर करते हैं। जैसा नाम है बेटा उसमें सारी की सारी चीजें वैसी ही है। यहाँ पर बेटा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप अब इसके बाद कुछ CUT के क्वेश्चंस लगा के देखना, या फिर आपकी जो क्लास 12 की NCERT है ना उसमें भी बहुत सारे बेटा उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप लोग लगा के देखना, आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। इससे बाहर बेटा नहीं आता, इससे बाहर नहीं आता। जैसे जैसे CUT और पास आएगा तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा के आऊँगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो बेटा जी लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर जो भी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो पढ़ना, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि मेरी नेक्स्ट क्लास आए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हो। तब तक के लिए यार अपनी तैयारी करते रहो। अभी 12th का पेपर है तो 12th का अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ये 12th के लिए भी बेटा इतनी ही हेल्पफुल है जितनी CUT के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।